हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीश्वर कड़े एंड वेलकम टू द एडियोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 3 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। और आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर चुके हैं फाउंडेशन कोर्स। और इससे पहले कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप स्टार्ट करोगे तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इससे पहले 2 लेक्चर और हैं। अगर आपने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और लेक्चर 3 में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में और सेल वॉल के बारे में। तो ये 2 टॉपिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो नोट्स हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और उसको ढूंढने में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी वेबसाइट ideogrown.in पे जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाइए और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर डाउनलोड कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। तो चलिए, बिना कोई देर किए हम यहाँ पे 3rd लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो चल रहा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये जो टॉपिक है इसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल का। तो सेल के डिटेल स्ट्रक्चर में हम अब इस लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले सेल वॉल का, कि आखिरकार ये सेल वॉल क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर 2 में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर आप कंप्लीट देखिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं सेल वॉल का। वॉल जैसे कि हमको सब साफ साफ समझ में आ रहा है, कोई दीवार है ना। तो ये एक दीवार की तरह है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास सेल है, सपोज कीजिए ये सेल है ये, ठीक। तो ये मैंने सबसे पहले मैंने बना दिया मेम्ब्रेन, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे मैं एक और लेयर बना देता हूँ और इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इज दैट इजी। सेल वॉल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेल वॉल इज फाउंड इन आउटसाइड और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स यहाँ पे इसके नीचे जो है, यहाँ पे ये कौन सी लेयर होगी, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली अंदर है, फिर उसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है। अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी टाइप की सेल्स में मिलता है, किस किस टाइप की सेल में ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्लांट सेल्स, मतलब प्लांट जिन सेलों से मिलकर बनी है उनकी सेल्स में हमको सेल वॉल मिल सकता है। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके ऊपर की लेयर में हमको सेल वॉल मिल सकता है। देन फंजाई सेल्स, जो फंगस होती है, आपने देखा होगा कहीं ब्रेड को कहीं भी पटक दो तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें फंगस लग जाती है। तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है फंगस, उसकी सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर भी हमको सेल वॉल मिलती है। अब हम पहले बात कर लेंगे प्लांट में सेल वॉल की, कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है आखिरकार वो किस टाइप का होता है। सो स्टूडेंट्स, जो प्लांट के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो एक रिजिड कवरिंग है ना, कवरिंग ही है, ऊपर कवर कर रहा है। जैसे ये देखो मैंने बताया यहाँ पे कवर कर रहा है ऊपर, तो दैट मीन्स ये कैसा है, रिजिड है ना, थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों बनता है, आखिरकार किस चीज से मिलकर बना हुआ है ये, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये बना हुआ है सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बना है ये, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, जिससे मिलकर क्या बना हुआ है, सेल वॉल बना हुआ है। सेल्यूलोज क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कैसा है, एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एकदम कॉम्प्लेक्स है। और प्लांट को इससे क्या फायदा होता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या करेगा, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये पर्टिकुलर वॉल। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्लांट बैक्टीरिया या फिर फंजाई, इनमें बेसिकली जो ये सेल वॉल है ये किस तरीके से यूज होता है, कि उसका सिग्निफिकेंट है, क्या उसका महत्व है। तो देखो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सेल को, ये जो हमारे पास सेल है, इस पर्टिकुलर सेल को अगर मैं किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूं, मतलब मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूं, ठीक है, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करा
और ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर है और इसके अलावा हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया इसमें, और सॉल्ट मिक्स करा तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर के मटेरियल, इसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन से कैसा होगा, कम होगा। मतलब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये सेल के सॉल्यूशन, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में कैसा है, डाइल्यूट है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। ओके, ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है, तो ऑस्मोसिस टॉपिक आप देखिए एक बार, ऑस्मोसिस टॉपिक में आपको बहुत क्लियर कट हो जाएगा। बट अभी के लिए जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और डाइल्यूट। अगर हम क्या करें, इस सेल को मैं इसके अंदर डिप कर दूं, ये देखो ये डिप कर दिया मैंने इसके अंदर, तो ये सेल वॉल बना दी और ये यहाँ पे तो सेल इसके अंदर चली गई। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो क्या करेगा, वो इस सेल के अंदर एंटर करने लग जाएगा। अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको क्या करता हूँ, डिप करता हूँ तो ओके। अब यहाँ पे जब डिप करने के बाद जब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल अंदर माइग्रेट करने लग जाएंगे, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल अंदर माइग्रेट करने लग जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, ये गुब्बारे की तरह फूलने लग जाएगा, है ना। अब गुब्बारे की तरह अगर फूलने लग गया तो क्या होता है, गुब्बारे के साथ ज़्यादा अगर हवा भरते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाती है, फूट जाती है, होता है ऐसा। तो इसके साथ भी तो ऐसा हो सकता है, अगर इसमें ज़्यादा पानी भर गया तो प्रेशर अंदर से जनरेट होगा और ये सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, वाई, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। किसके कारण, सेल वॉल, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना हमने, ये करता है स्ट्रेंथ देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि सेल वॉल परमिट द सेल टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। मतलब इतने टफ इन्वायरमेंट में भी खुद को सरवाइव कर लेगा ये। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी सेल खुद को सरवाइव कर पाती है, वो सेल्स जिनमें सेल वॉल होती है ना। तो यहाँ पे ये इसका सिग्निफिकेंट है। तो यही प्लांट में भी इसी तरीके से वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, फंगस में भी और बैक्टीरियल सेल में भी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इन hypotonic media the cell tend to be uptake water by osmosis। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जब भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको, हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। लास्ट वाला आप वीडियो देखिए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पुराना वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक मीडिया में सेल क्या करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लेती है, देन सेल स्वेल हो जाएगी और एक प्रेशर जनरेट करेगी वॉल के अगेंस्ट में। एंड वॉल क्या करेगा, उसी जितना प्रेशर अंदर से जनरेट हो रहा है, अब वाटर इसमें से अंदर जा रहा है तो अंदर से क्या होगा, अंदर से एक प्रेशर जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, देखो वाटर अंदर गया, अब वाटर फिलअप होता जाएगा इसके अंदर, तो फिर क्या करेगा, ये वॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा। तो इस वॉल पे क्या आएगा, प्रेशर, और ये जो वॉल रहेगी फिर क्या करेगी, जितना प्रेशर ये अंदर से बाहर लगा रही है उतना ही प्रेशर ये वॉल भी इसको लगाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये इक्वल प्रेशर जनरेट करेगा और सेल बस्ट नहीं होगी और सिर्फ सॉल्व होगी। तो ये है सेल वॉल का सिग्निफिकेंस। यहाँ पे एक और टर्मोलॉजी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब ये आखिरकार ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मो और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक
होना, दैट मीन्स कि यहाँ पे बोलेंगे कि मतलब अपना जो इसका इंटीग्रिटी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो लॉस करना है इसका मतलब। तो प्लाज्मोलाइसिस आखिरकार ये कॉन्सेप्ट इसको बोलेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि होता होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होगा? देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, एक हम प्लांट सेल बना देते हैं, ये रहा प्लांट सेल, है ना, इसके ऊपर वॉल भी बना दिया हमने अच्छे से। पहले मेम्ब्रेन बनाते हैं, फिर उसके बाद वॉल बना देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा एक सेल है, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन बना दी, अंदर जो लिक्विड मटेरियल रहता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। अब होता क्या है यहाँ पे कि एक लिविंग सेल है, प्लांट सेल, लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे अगर सपोज करो कि इससे पहले वाला जो मैंने बताया था कि वाटर जो है अंदर आ रहा है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, वाटर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। अब सपोज करो वह रिवर्स हो, मतलब अंदर का वाटर बाहर जाए, अंदर का वाटर कहाँ पे आए, बाहर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जब ये बाहर जाएंगे तो ये कैसा होगा, ये सिकुड़ने लग जाएगा, ये सेल कैसे हो गई, श्रिंक हो गई, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसको हम ऐसा बोलेंगे, श्रिंक हो गई सेल। तो ये जो प्रोसेस जिसमें वाटर बाहर जाने के कारण सेल श्रिंक हो जाती है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। बहुत इजी, बहुत इजी है ना ये, कि अंदर का वाटर जो होता है वो बाहर निकल गया, तो सेल कैसी हो गई, श्रिंक हो गई। और उसी श्रिंकनेस के फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इज दैट क्लियर? चलो, ये जो प्रोसेस होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है, मतलब ऑस्मोसिस जो होगा उसी का एक टाइप है, इसको बोलते हैं हम एक्सो ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस है जिसमें बाहर निकल जाता है वाटर, इसको हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, जैसे कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया हुआ है, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ओके, तो वहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन आप इसमें याद कर लीजिए, ऑस्मोसिस समझना है तो मैं जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सेकंड लेक्चर मिल जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की, सेल का स्ट्रक्चर में, वो है हमारा न्यूक्लियस। सेल वॉल के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में कि बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि बेसिकली अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे न्यूक्लियस देखना है, तो न्यूक्लियस मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे दिखेगा, वो किस तरीके से देख सकते हैं? न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कलर करना, है ना, किसी भी चीज़ को रंग दो। जैसे कोई चीज़ है ट्रांसपेरेंट है, सपोज करो, तो ट्रांसपेरेंट चीज़ तो दिखने वाली नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको रंग देंगे। तो किसी स्पेसिफिक कलर से फिल कर दिया, तो क्या होगा, अगर उसको कलर को फिल कर देंगे तो हमको क्या होने लग जाता है, वो हमको चीज़ विजुअलाइज होने लग जाती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्टेनिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को रंग देते हैं, और हमको पता है कि कौन सी चीज़ से क्या जो है कलर कर सकते हैं। तो बस सिंपल सी टेक्निक, हमने क्या किया, कलर कर दिया उसको। और जो कलर करने के लिए जिस चीज़ का हम जिस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डाइस, है ना। डाई स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि हम किसी चीज़ को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे स्टेनिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़। कलरिंग ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग, ठीक, ये हमने देख लिया। देन अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्स डिफरेंटली। अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग रीजन को क्या करते हैं, कलर करते हैं। अब सपोज करो कि ये हमारा एक सेल है ना, ये इसके दूसरे बगल में सेल है। अब होगा क्या कि जहाँ जहाँ ये स्ट्रक्चर होगा उस जगह पे क्या होगा, जैसे ये सेल के मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, कलर को एब्जॉर्व कर लिया, बाकी जगह ने कलर को एब्जॉर्व नहीं किया, तो हमको क्या दिख जाएंगी, हमको बाउंड्रीज दिख जाएंगी। सपोज करो ये कुछ ऑर्गेनिल है, तो उसने क्या किया, उसके और उसने उसके स्ट्रक्चर्स ने क्या किया, उसको खुद कलर को एब्जॉर्व कर लिया, तो इस कलर गया, बाकी जगहों पे कलर नहीं है, तो हमको क्या होगा, एक स्पेसिफिक रीजन दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफरेंट रीजन जो होंगे कलर को एब्जॉर्व करेंगे और वो कलरफुल हो जाएंगे, और उनको फिर हम देख लेंगे। बट देखेंगे किस में, यस हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में।
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम उसको देख सकते हैं, है ना। लाइट माइक्रोस्कोप है, देन पावरफुल माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, उनको उनसे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ जो कलर एब्जॉर्व करता है, जो रीजन वो डार्कर दिखता है, और जो नहीं करता वो लाइट रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक इमेज, ये देखो, इसको क्या किया गया है, इसको किया गया है स्टेन। अब स्टेन किससे किया गया है, स्पेसिफिक कलर में, है ना। हल्का जो है आपको जो है ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का, और आपको देखो यहाँ पे जहां जहां एब्जॉर्व किया है वहां वहां आपको बाउंड्री क्लियर दिख रही है, और जहां जहां पे कलर जो है नहीं एब्जॉर्व किया, कम एब्जॉर्व किया, वो लाइटर रीजन दिख रहा है, तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट दिखेगा। तो दिस इज द स्टेनिंग मेथड। अब यहाँ पे आप जब स्टेन करोगे, ये जो कलर है हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली ये कलर या फिर इसको डाई बोलेंगे जो हम यूज कर रहे हैं, ये है मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू है ये। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे उसने कुछ एक छोटे से डॉट को क्या किया है, इसने कलर किया है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके बताता हूँ मैं। ये देखो, ये जो स्पॉट्स हमको छोटे छोटे क्या है दिख रहे हैं, ये जो स्पॉट्स हमको दिख रहे हैं ये क्या है, यस, सही पहचान रहे हो, दैट इज न्यूक्लियस। ये देखो इतने सारे न्यूक्लियस, 1 2 3, ये एक सेल, इसमें न्यूक्लियस, ये सेल, इसमें न्यूक्लियस। तो देखो अलग अलग जगहों पे हमको एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है ना। तो ये एक लेयर है एक्चुअल में, जो ऑनियन होता है उसको, उसके अंदर की लेयर को निकाल के फिर हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखा। तो आप जब माइक्रोस्कोप में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको यही दिखाई देगा। ओके, तो ये है हमारा कलर करने का तरीका, और यहाँ पे हमको मिल गया है न्यूक्लियस, जो कि आप देख सकते हो आपके माइक्रोस्कोप में भी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कलरिंग एजेंट या फिर डाइज जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स याद कर लो। आयोडीन सॉल्यूशन, दिस इज अ डाई, देन सैफरिन सॉल्यूशन, और मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो यहाँ पे यूज हुआ है ना। सैफरिन जो होता है वो रेड कलर का होता है, और गोल्डिश कलर का होता है आयोडीन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को देख लेते हैं, एंड हियर इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को, तो हम एक पोर्शन उठाते हैं, तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो डॉट है ये है न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हमको क्लियर कट रियल इमेज हमको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और साइटोप्लाज्म हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आखिरकार होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन होगा। पहली बात क्या होगा, उसमें एक मेम्ब्रेन होगा जो डबल लेयर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा सा डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं। ये पूरा का पूरा सेल है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको मैं काफ़ी बड़ा बनाऊंगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल्स सर्कल्स बना के मैं पूरी लेयर बना रहा हूँ, ताकि मेरे को एक और स्ट्रक्चर इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बना दिया है हमारा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस में मैंने क्या बनाया है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो देखो एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही, तो डबल लेयर मेम्ब्रेन बनाया है। इसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स NM। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। देखो ये जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे स्पेस बनाए हैं ये क्या है, दैट इज पोर, है ना। होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। 3D डायमेंशन, 3D डायग्राम देखते हैं तो उसमें हमको छोटे छोटे पोर्स दिखा देते हैं, तो हमने यहाँ पे बनाने के लिए छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। इनका काम क्या है भाई, अगर वहां पे छोटे पोर्स हैं तो इसका मतलब वहां से कोई चीज ट्रांसफर होती है ना। तो पोर्स से क्या होता है, मटेरियल ट्रांसफर, मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना।
अंदर का मटेरियल इन्हीं पोर्स की हेल्प से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर का मैटर जो रहता है वो बाहर आता है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये न्यूक्लियस के अंदर का पोर्शन है और इसका मटेरियल जो होता है यहाँ से कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है। तो बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर के मैटर साइटोप्लाज्म में बाहर आते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स। इज दैट क्लियर? आई थिंक बहुत ही ईजी आपको लग रहा होगा अभी यहाँ पे ये। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल। ये पूरे सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, बस प्लाज्मा और ऐड कर दो तो न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। देन यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे मटेरियल जो रहता है न्यूक्लियस से बाहर आता है ना। और ये जो मेम्ब्रेन है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कैसा है, डबल लेयर है इसका। अब आते हैं हम यहाँ पे उसके थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर में। अब हम उसके अंदर की बात करेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या। तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर सेल में न्यूक्लियस को और ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ। ये देखो, न्यूक्लियस को और ज़्यादा बड़ा बना दिए ताकि इसके अंदर की चीज़ें भी मैं सही से बता सकूँ। तो यहाँ से क्या करो, पोर्स बना दो यहाँ पे, इसके अंदर देखने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन हो गई और अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। क्या है इसके अंदर, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। तो होता क्या है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। ये है थ्रेड के जैसा, और इस थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमेटिन। और इसको और डिटेल से देखने पर जब क्या होता है, ये थोड़ा सा अरेंज होता है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं, ये अरेंज होता है ना। किस तरीके से, जैसे ये मैंने वापस से एक सेल बनाया और ये फिर अरेंज होगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। और ये जो अरेंजमेंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं, किसके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो है हमारा क्या, क्रोमेटिन। और इस तरीके से जो अरेंज हो जाता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देने लग जाता है बाद में आगे चल के, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके। तो यहाँ पे हमको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो थ्रेड है वो कैसा है, और उसके बाद फिर वो किस तरीके से बन जाता है, क्रोमोसोम के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना है, ये जो है हमारा क्रोमोसोम, आखिर ये कैसे बना हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए हमको। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम होता है ये बनता है दो चीजों से मिलकर। किन चीजों से, दो चीजों से मिलकर बन रहा है ये बन रहा है डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर। किससे मिलकर, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। ओके, चलो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिमेंबर कर लेते हैं पहले। क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप। देखो किस टाइप के शेप दिख रहा है, रॉड शेप। तो ये कैसे हैं, रॉड शेप होते हैं। और हमको कब दिखाई देते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होने की प्रोसेस कर रही होती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ही हमको यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही दिखाई देंगे, वरना जब रेस्टिंग फेज रहेगा, जब मतलब जो डिवीजन फेज नहीं रहेगा, उस समय ये हमको क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे। बट जब डिवीजन होगा तो हमको इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्रोमोसोम आर रॉड शेप एंड विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके ऊपर आ गया है, कोई टेंशन नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमेटिन। थ्रेड का जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। एंड क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। देखो
पहले हमको इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है विच इज कॉल्ड क्रोमेटिन, और फिर वो अरेंज हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम्स में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए आपस में ज्वाइंट होके इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे वो बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। डीएनए के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप याद कर लो, डीऑक्सी राइबो है ना, डी का मतलब डीऑक्सी राइबो, बस एक आर जोड़ दो यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। तो डीऑक्सी राइबो, आर ये जो मैंने सिर्फ नाम जो है याद करने के लिए आर जोड़ा है ताकि राइबो का नाम भूलो मत आप। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। अब डीएनए जो है थोड़ा सा हमको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार डीएनए क्या है। आपने कई मूवीज देखी होंगी जैसे कि स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन में आपने देखा होगा कि डीएनए चेंज हो जाता है उसका, जिसके कारण उसमें क्या आता है, शक्तियां आ जाती हैं। तो डीएनए चेंज होता है तो स्पाइडरमैन में शक्तियां आ जाती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, पावर्स डीएनए के चेंजेस से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए के अंदर क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ओके, इसीलिए वहां पे मूवी में उसको बताया गया कि डीएनए में चेंज हुआ है, इसलिए उसके अंदर पावर्स आई हैं। क्योंकि साइंस क्या बोलता है कि डीएनए में चेंजेस अगर आता है तो कैरेक्टर में भी चेंजेस आएगा, मतलब डीएनए में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए उस मूवी में भी इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, बट चलिए वो तो मूवी है, अब ऐसा तो कुछ अभी होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब कुछ और बेसिक पॉइंट देखते हैं डीएनए के। अब यहाँ पे देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये कई मूवीज में इस तरीके से ग्राफिक्स आप देखोगे कि इसी में जो है कैमरा इधर से उधर जाता रहता है ना। तो इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं रिबन स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा उसमें क्या रहेंगे, इंफॉर्मेशन रहेंगे। और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है डीएनए मॉलिक्यूल्स में, कि सेल कैसे बनेगा और सेल कैसे ऑर्गेनाइज होगा। सेल बनने की पूरी प्रोसेस का इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे सेल बनेगा। जैसे आईज कैसे बनेंगी, हेयर के कलर क्या आएगा, हमारा जो हाइट है वो कैसे डिसाइड होगी, है ना, हमारे लीवर का डिज़ाइन क्या होगा, हार्ट कैसा बनेगा, आपके जो प्लांट है उसकी लीफ का डिज़ाइन क्या होगा, लीफ कैसे कैसे आएंगे, उसमें फ्लावर्स जो आ रहे हैं वो कैरेक्टर कैसे, कौन से कलर का फ्लावर आएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, वो भी बहुत ही इजी है, और वो ये है कि दे कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या, पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर, ऑफ स्प्रिंग का मतलब उनके बच्चे। तो पेरेंट से जो कैरेक्टर है ना, जो डिजाइन बच्चों में मिलता है वो भी किसके कारण है, वो भी डीएनए के कारण है। तो पेरेंट जिस तरीके से दिखते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग भी उसी तरह दिखते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्या आती, सिमिलैरिटीज आती हैं। और क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ डीएनए। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे एक वर्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब यही है, वह इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है, मतलब माता पिता यानी पेरेंट से बच्चों में जो इंफॉर्मेशन जा सकती है, बच्चों में जो कैरेक्टर जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। तो डीएनए आपको समझ में आ गया होगा और प्रोटीन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्रोटीन बेसिकली जो डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे से ज्वाइंट होके हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करते हैं और क्रोमोसोम में
कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं वो। चलो, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और वो टर्मोलॉजी है जीन। वो टर्मोलॉजी क्या है? जीन। अब ये जीन क्या होता है? देखो, जीन जो होता है वह डीएनए का ही पार्ट है। किसका पार्ट है वो? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जीन है वो किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। डीएनए का वो पार्ट जो एक्टिव है। क्या है? जो एक्टिव, जो क्या कर सकता है, जो एक्सप्रेस होता है, जो काम कर सकता है, जिसके कारण हमको ये सारे के सारे कैरेक्टर दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन। तो अभी यहाँ पे हम कुछ जीन के कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। और जो आपका क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो क्या करता है, फंक्शन कर सकता है, जो कैसा होता है, एक्टिव होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीन। तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करो। देखो, ये है सेल, है ना, सेल का मेम्ब्रेन बनाया, देन अंदर हमने बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हमने यहाँ पे बनाया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे है डीएनए। क्या है यहाँ पे? डीएनए। और इस डीएनए का फंक्शनल पार्ट, क्या, फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। सिंपल। तो इसको याद कर लो। सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन। बहुत ही सिंपल। जीन का बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये जीन। देन जीन जो है वो, उसको हम डायरेक्टली, जैसे कि डीएनए को हम बोलते हैं कि उसमें हेरिडिटिकल कैरेक्टर है ना, दैट मीन्स वो एक पेरेंट से प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग तक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसी तरीके से जीन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, है ना, जैसे कि ये क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है, जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है, और ये हेरिडिटी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस के फंक्शन में, कि न्यूक्लियस आखिरकार फंक्शन क्या करता है ना। स्ट्रक्चर हमने सारे देख लिए। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस जो रहता है वो सेंट्रल रोल में है। सेलुलर रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। मतलब जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही होती है इस तरीके से, तो अंदर का जो न्यूक्लियस है इसमें इसका सेंट्रल रोल होगा, है ना। मतलब यही सब कुछ डिसाइड करवाता है, तो इसका रोल तो सेंट्रल होना ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन है ये सेलुलर रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेल का ही रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। देन न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब कि भाई अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, इसके बाद ये बनेगा, उसके बाद वो बनेगा। तो सेल के अंदर जो भी वर्क होते हैं, है ना, तो सेल के अंदर जितने भी वर्क होते हैं उनके डायरेक्शन देने का काम, उनको बताने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। और उसके अलावा जो सेल है वो किस तरीके से डेवलप होगा, क्या बनेगा, वो भी बताने का काम न्यूक्लियस का है। सो दिस डिटरमाइनिंग द सेल डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट भी न्यूक्लियस ही बताएगा। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं बहुत ही इजी तरीके से, कि रिप्रोडक्शन में इसका काम है, देन उसके बाद इसका केमिकल एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का काम है, और सेल के डेवलपमेंट को ये डिटरमाइन भी करता है। इसके अलावा डीएनए के हमने एक अलग फंक्शन देख लिए, वो भी न्यूक्लियस के ही काम हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पर हमने सेल्स को भी क्लासिफाइड किया है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे मतलब किस तरीके का, कि न्यूक्लियस जो है वो अनडेवलप है या फिर आपका डेवलप है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डेवलप है या फिर अनडेवलप है, इसके बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप होते हैं सेल के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट यहाँ पे होता है आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव मतलब जो अनडेवलप है, और अनडेवलप का मतलब क्या हुआ कि उसके में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है ना। मतलब यहाँ पे जब भी हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। अब सपोज करो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही यहाँ पे ना हो, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ सेल का, ये। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा रीजन बना दूंगा। और ये रीजन जो है बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मतलब क्या है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल को ही हम क्या है, वो डीएनए को ही हम बोलते हैं बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। तो क्या है, इसमें डीएनए है, आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये एक स्पेसिफिक बस लोकेशन है, रीजन है जहाँ पे ये जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस बना है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, वो अनडेवलप है। उसमें क्या नहीं है, उसमें आपका जो मेम्ब्रेन होता है, एनवेलप होता है जो, वो नहीं है ना। तो इस टाइप को हमको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस और लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो होता है इसमें रीजन होता है, जैसे मैंने बताया ये स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पर, और जिसमें क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड में ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन है। और ये जो रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्योंकि न्यूक्लियस तो अब इसमें है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें नहीं है, इसमें क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोइड है जो कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। चलो, तो प्रोकैरियोटिक का आपको समझ में आया होगा। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। तो देखो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये किसका डायग्राम है, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये हमने बना दिया डायग्राम। अब जो दूसरा टाइप है वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, और ये था प्रोकैरियोटिक। प्रो प्रिमिटिव वाला, और यू नया, नया जो होगा सेल। इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगा। और ये इसका एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल सेल्स। ठीक, तो यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। चलो, एक बहुत ही अच्छा मजेदार बड़ा सा डायग्राम आपको बताता हूँ। और ये देखो यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम देख के बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हम एक एक ऑर्गन के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये जो सेल है ये है बैक्टीरियल सेल। कौन सी सेल है ये है बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल। और यहाँ पे है ये प्लांट सेल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है प्रोकैरियोटिक, प्रो लिख दो इसमें। और ये दोनों है यूकैरियोटिक, यू लिख दो इसमें। तो ये है यूकैरियोटिक और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमने जो बनाया है ये है न्यूक्लियोइड, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपको डायग्राम याद ही हो गया होगा, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। बाकी कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम जो होता है वो इसमें मिलता है हमको, बैक्टीरियल सेल में मिलता ही है। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनता है इसलिए इसको हम बोलते हैं। उसी तरीके से आप इनको देखोगे तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे हैं ये दिखने में, कॉम्प्लेक्स। ये इसमें राइबोसोम मिल रहा है, देखो इसमें भी राइबोसोम मिलेगा। ये देखो यहाँ पे इसमें भी राइबोसोम मिल रहा है, और यहाँ भी आपको राइबोसोम मिल जाएगा। ये देखो, तो राइबोसोम यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी राइबोसोम है, यहाँ भी राइबोसोम। देखो एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है हमको, है ना। बट एक अंतर है, राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, स्मॉल।
इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, और इनका साइज दोनों का कैसा होता है, लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया। इसमें न्यूक्लियस कैसा है, डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ये देखो ये न्यूक्लियस कैसा है, इनमें एकदम डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियोइड मिलता है, एब्सेंट है। सेल वॉल इसमें मिल रहा है हमारे को, हमको प्लांट सेल में सॉरी आपका बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं है, बट अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में हमको यहाँ पे सेल वॉल मिलेगा। ओके, तो ये देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सेल वॉल भी यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक आपके ऑर्गेनिल की, विच इज़ आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है यहाँ पे। ये इसमें बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियन मिल रहा है ये, बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, एब्सेंट है। तो एक और हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है सेल का स्ट्रक्चर देखने पे कि इसमें ये चीज़ एब्सेंट है और ये चीज़ प्रेजेंट है। वही गोल्गी अपैरेटस इसमें देखो, इसमें प्रेजेंट है गोल्गी अपैरेटस, इसमें प्रेजेंट है, बट इसमें नहीं है। तो ये एक आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है ना। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है। तो किन में कौन सी चीज़ है ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंसेस भी देखे कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो चलो एक बार हम यहाँ पे डिफरेंस भी काउंट कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक्स में डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है। वही सेल वॉल की बात करते हैं तो यूजुअली प्रेजेंट रहता है, बट यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेंशन कीजिएगा इसको, ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। देन राइबोसोम की बात करें तो स्मॉल साइज में मिलेगा प्रोकैरियोटिक में और लार्ज साइज का मिलेगा यूकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है और आपका यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। वही रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे यूकैरियोटिक एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे। और यहाँ पे अगर हम सेल टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सिंपल होता है और साइज जो होता है स्मॉल होता है ना। 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर तो 2 माइक्रोमीटर तक का प्रोकैरियोटिक का साइज होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। वही यूकैरियोटिक 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आप इजी तरीके से इसको लिख सकते हो और याद कर सकते हो। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर 3। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि उनकी इससे हेल्प होगी। और आप edioground.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे और चैनल जो रहेगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस तो आप तक पहुँच ही जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।